बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर वालों से नमस्कार। मैं रजत पांडे आज अपने चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे के एक और वीडियो में आप सभी दर्शकों के सम्मुख उपस्थित। और मित्रों, दर्शकों, आज इंटरव्यू होने वाला है 17 साल से अध्यापनरत रहे और इसके अलावा डायमंड कोचिंग सेंटर के मुख्य टीचर और ऊंचाहार क्षेत्र के एक जाने माने अध्यापक मैथ टीचर श्रीमान योगेश त्रिपाठी जी का बहुत ही बढ़िया शख्सियत है। इनके बारे में जानने के लिए हर कोई बेताब है और आज उनका ये बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू, बहुत सारे खुलासे हुए हैं इस इंटरव्यू में उनके जीवन के बारे में। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, देखिए दर्शकों, मैं आप तक पहली बार पहुंच रहा हूं, इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आपके साथ पढ़ने वाले सभी छात्रों तक और मित्रों तक यह वीडियो अवश्य पहुंच जाए। और इसके अलावा हर जगह ये वीडियो पहुंचना चाहिए और आपका एक एक सब्सक्राइब भी मुझे बहुत ज़्यादा असर करता है। और नहीं तो ये वीडियो बनाता हूँ और कोई सब्सक्राइबर नहीं मिलता तो मुझे बहुत बेकार लगता है, मैं अच्छा महसूस नहीं करता हूँ। आपका एक सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत बड़ा खुराक बनेगा, टॉनिक बनेगा। और मैं आपसे ये प्रॉमिस भी करता हूँ कि मैं आपको योगेश सर का पार्ट 2 भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। स्वागत है सर आपका मेरे इस चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे में। सर्वप्रथम आपको प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम जी। तो सर्वप्रथम सर मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है, आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। मेरा नाम योगेश त्रिपाठी है जी। और मैं मनीरामपुर ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। जी बिल्कुल। ऊंचाहार थाना है, तहसील भी हमारी ऊंचाहार, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली है। जी बिल्कुल। मैंने अपनी प्रारंभिक एजुकेशन अपने गांव में ही स्थित प्राइमरी विद्यालय से किया था। जी जी। 1 से 5 तक हमने वहाँ पर शिक्षा अपनी ग्रहण की थी। जी। फिर उसके बाद ऊंचाहार में थाने के बगल में जूनियर हाई स्कूल 6 से लेकर 8 तक हमने अपनी वहाँ एजुकेशन ग्रहण की। जी। उसके बाद 9th से 12th का सफर हमारा सवैया धनी भीमराव अम्बेडकर इंटर कॉलेज में हुआ। जी। और उसके बाद ग्रेजुएशन हमने एफजी कॉलेज रायबरेली से किया। जी बिल्कुल। उसके पहले 1 साल हमने इलाहाबाद में रह के इंजीनियरिंग की तैयारी भी की थी। जी बिल्कुल। और फिर उस दौरान हमारी तबीयत वगैरह खराब हो जाने के कारण हम एंट्रेंस में नहीं बैठ पाए। जी बिल्कुल। फिर उसी साल हमने यहाँ पर एफजी कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया और 3 साल 2008 में हमारा बीएससी कंप्लीट हुआ। जी बिल्कुल। उसके बाद हमने एमएससी के लिए कानपुर यूनिवर्सिटी का पहले एंट्रेंस से एडमिशन होता था, हमने एंट्रेंस दिया वहाँ पर। तो काउंसलिंग के अकॉर्डिंग हमें कौशाम्बी जिले का भरवारी जी महाविद्यालय मिला और हमने वहाँ से एमएससी 2010 में कंप्लीट किया। 2010 में आपने एमएससी कंप्लीट किया जी, मैथ से। जी बिल्कुल, मैथ से कंप्लीट किया। और उसके बाद आपने पढ़ाना किस वर्ष में प्रारंभ किया? 2005 में हमने सबसे पहले हाई स्कूल और इंटर का बैच एनटीबीसी गेट पर ज्वाला देवी रोड पर स्थित एक मकान में जी पहला बैच हमने 2005 में हाई स्कूल और इंटर का स्टार्ट किया। हाई स्कूल और इंटर का वहीं से हमारी कोचिंग का सिलसिला जी चालू हुआ है। जी बिल्कुल। पढ़ाई टाइम में आपका सबसे प्रिय विषय कौन सा रहा था? मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहा था। चलिए ठीक है। और इसके अलावा देखिए, यद्यपि आपने बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया हुआ है, तो आपका सबसे प्रिय विद्यार्थी कौन कौन रहे हैं? अधिकतर सभी विद्यार्थी प्रिय ही होते हैं। जी बिल्कुल। कुछ बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। जैसे हमारे पहले बैच के कुछ विद्यार्थी थे, जैसे आलोक मिश्रा। इस समय वो हमारा विद्यार्थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और दिल्ली में कार्यरत है। जी बिल्कुल, दिल्ली में कार्यरत है। उस बैच का प्रथम बैच का। जी बिल्कुल। फिर एक जयसिंह यादव था, वो सोलर विभाग में इंजीनियर है, उसने भी बीटेक किया था जौनपुर से, वो भी कार्यरत है। एक कृष्णा मौर्य था, वो भी बीटेक करके ही इंजीनियरिंग लाइन में कहीं ना कहीं एडजस्ट है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी, और उसमें एक विद्यार्थी हमारा था अनूप पॉल, वो सबसे पहले गवर्नमेंट अचीव करने वाला था। जी बिल्कुल। तो उसका सबसे पहले पुलिस में हुआ था जी, और इस समय वो जौनपुर में कार्यरत है। जी बिल्कुल। उसके बाद जो हमारा सेकंड बैच था, उसमें से सुनील दुबे
एक विद्यार्थी था, वो इस समय भोपाल में स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर कार्यरत है। अच्छा। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो एयरफोर्स, नेवी में या अन्य विभाग में भी हमारे बच्चे कार्यरत हैं। जी बिल्कुल। और लगभग 2005 से आज तक में नहीं तो 10,000 स्टूडेंटों को हमने शिक्षा दिया। 10,000। जी बिल्कुल। तो आपने 10,000 बच्चों को शिक्षा अभी तक दे चुके हैं। इसके अलावा आपसे विद्यालय संबंधी एक सवाल पूछना चाहेंगे, आपने अब तक कितने विद्यालयों में पढ़ाया है? देखो, पढ़ाई के दौरान हमने सबसे पहले मरियानी में स्थित बालिका इंटर कॉलेज में जी 2010 में हमने विद्यालय को लिया था और वहाँ पर हमें पढ़ाने के लिए केमिस्ट्री मिली थी। केमिस्ट्री। और दो ही पीरियड हम वहाँ पढ़ाते थे। लगभग हम एक सेक्शन वहाँ पढ़ाए थे। फिर एक सेक्शन के बाद हमने उस विद्यालय को छोड़ दिया। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने बताया केमिस्ट्री, तो अभी मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है जो कि मतलब यही केमिस्ट्री से ही संबंधित है। वर्तमान समय में जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में आपस में कुछ तनातनी चल रही है, तो वहाँ पे बम वगैरह भी दागे जाते हैं। तो इससे केमिस्ट्री से संबंधित एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं यही रसायन से संबंधित वहाँ पे? देखो, यदि रूस केमिकल अटैक करता है, केमिकल परमाणु का अटैक करता है, तो उसका जनमानस में बहुत बड़ा असर पड़ेगा जी। उससे आपका जल भी दूषित होगा, उससे आपकी वायु भी दूषित होगी, और जिसके कारण आपको, हमको या बच्चों को या बुजुर्गों को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जी बिल्कुल। वायु से भी और जल से। जी बिल्कुल। ये केमिकल जो अटैक है, ये बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव। मैंने सुना है कि आप 17 साल के दरमियान मात्र 1 या 2 विद्यालयों में ही पढ़ाए हैं, तो ऐसी कौन सी वजह रही कि आपने विद्यालय को नापसंद करके, किनारे करके केवल कोचिंग पर ही फोकस किया? देखो, विद्यालय में जो टाइम देना है जी, वो हम उचित नहीं समझे। हमने कई विद्यालयों में ऐसा नहीं पढ़ाया भी। और पहली बात, हमारी संस्था से हमारा विद्यालय जहाँ हम पढ़ाने जाते थे वो काफी दूर पड़ता था। जी बिल्कुल। और जो हमको टाइम देना पड़ता था, या तो लास्ट टाइम या तो मॉर्निंग टाइम, उस समय हमको अपनी कोचिंग आने में असुविधा होती थी, इसलिए विद्यालयों को हमने छोड़ दिया। ऐसा नहीं, विद्यालयों का हमको बहुत बड़ा सपोर्ट भी मिलता है। तो मरियानी जैसे हमने सबसे पहले पकड़ा था, तो उस विद्यालय को एक टाइम की वजह से हमने इस विद्यालय को छोड़ा था, जबकि वो ऊंचाहार ब्लॉक का सबसे अच्छा विद्यालय था। वहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये समझिए कि वहाँ 12th, हमें 11th-12th मिलना था एक पीरियड। 12th में ना रहे होंगे तो 120-130 बच्चे एक सेक्शन में वहाँ पर रहते थे। और उस विद्यालय में पढ़ा के हमको सीख भी बहुत मिली। जी बिल्कुल। और हमारी पहचान भी वहाँ से बहुत। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने एक विद्यालय शिवमंगल मौर्य पकड़ा था। शिवमंगल मौर्य, वहाँ भी हमको केमिस्ट्री मिली थी पढ़ाने के लिए। केमिस्ट्री मिली थी। तो उस विद्यालय में हम लगभग 3 महीने पढ़ाए थे। जी, 3 महीने पढ़ाए थे। 3 महीने पढ़ाए थे। उसके बाद भी हमको कोचिंग के लिए टाइम अच्छा मिल नहीं पा रहा था, इसलिए उस विद्यालय को हमने छोड़ दिया था। जी बिल्कुल। फिर एक विद्यालय हम और पकड़े थे, ऊंचाहार में स्थित है कौशल्या गर्ल्स सेंटर कॉलेज। जी बिल्कुल। उस विद्यालय में हमको जब हम पहली बार पढ़ाने गए तो हमको मैथ प्रोवाइड किया गया था। मैथ प्रोवाइड किया 11th-12th में। जी 11th-12th में वहाँ मैथ पढ़ाते थे। लगभग एक सेक्शन हमने वहाँ से निपटाया। एक सेक्शन बाद हमने उस विद्यालय को छोड़ दिया। जी बिल्कुल। फिर दोबारा 2-4 साल बाद फिर हमको वहाँ बुलाया गया कि फिर हमको वहाँ पर सब्जेक्ट जो मिला वो केमिस्ट्री मिली थी। केमिस्ट्री मिला था। तो फिर वहाँ पर हमने 2 सेक्शन निपटाए थे। जी बिल्कुल। उसके पश्चात मैंने किसी विद्यालय को आज तक जी नहीं। और विद्यालय पर हमारा बहुत सपोर्ट रहता है। जी बिल्कुल। वहाँ सारे बच्चे आते हैं, हम विद्यालयों को पूछते हैं, उनके टीचरों को पूछते हैं, उनके मैनेजमेंट को पूछते हैं। और बहुत विद्यालयों में बताया भी जाता है कि सर हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट किया जाता, तो हम बच्चों से ये भी कहते हैं कि आप जाइए, आप अपने मैनेजर से आप उनकी शिकायत करिए कि सर हमको ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो विद्यालय पर हमारा लगाव रहता है। और ये टाइम की वजह से हम विद्यालय नहीं अटेंड दे पा रहे हैं उनको समय। जी बिल्कुल। जब आपने 10th और 12th पास किया था तो क्या आपने कभी सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा? देखो, पढ़ाने की रुचि हमारी बहुत पहले से थी। बहुत पहले से। आपको बताएं, जब हम 10th में थे तो हम 10th के बच्चों को पढ़ाते थे, अपने घर मोहल्ले के बच्चों को। जी बिल्कुल। जैसे हमारे चाचा के छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे, मैं गाँव परिवार में भी बच्चे थे, तो वो हमारे पास आते थे। और देखो, मैथ हमारा बहुत प्रिय सब्जेक्ट था। प्रिय सब्जेक्ट था। और लोग जब हमसे मैथ पूछने आते थे या भैया हमको ये बता दो, तो हमको
अच्छा लगता था। तो रुचि हमें पढ़ाने की बहुत पहले से। जे- तो जब हमने 12th क्वालिफाइड किया तो FG कॉलेज में BSc करने के दौरान हमने ये सोचा कि पढ़ते भी रहेंगे और बच्चों को पढ़ाते भी रहेंगे। तो हमसे कुछ बच्चे मिलने आए उस समय, बोले कि भैया, उसमें भैया करार हमको बोलते थे, भैया आप हमको पढ़ाइए। हम कहा यार घर में तो नहीं पढ़ाया जा सकता है, और कोई प्लेस हम देखते हैं, फिर वहां पर स्टार्ट करते हैं। तो संजय चौधरी का एक विद्यालय था, वही ज्वाला देवी रोड पर स्थित है, ज्वाला देवी, वो डायमंड पब्लिक स्कूल के नाम से था। तो हमने संजय जी से बात किया कि भैया हमें आपके यहाँ पढ़ाना है। उन्होंने तुरंत कह दिया कि आइए, आपका स्वागत है, आप पढ़ाइए। तो हमने वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया। जब हमने पहला बैच स्टार्ट किया 12th का, तो हमारे पास 35 बच्चे थे। 35 बच्चे थे और 30 ही 35 बच्चे हमारे पास 11th के। उस समय 10th स्टैंडर्ड हम नहीं पढ़ा पा रहे थे, क्योंकि हमको लगातार विद्यालय अपना जाना पड़ता, तो विद्यालय समय बचता था, वही समय हम यहाँ पर देते थे। फिर धीरे धीरे मेरा BSc फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर में गए, तो हमने अपनी क्लासों को बढ़ाया जी। जैसे 11 12 किए थे, फिर हमने 10th कर दिया। तो 2008 तक या 9 तक लगभग हमने 9th तो हम नहीं पढ़ाए, 10th 11 12 ये क्लास ली। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो उसी समय ऊंचाहार महाविद्यालय में BSc आ गई थी। तो कुछ बच्चे हमसे BSc के लिए भी संपर्क किए कि सर हमें कोचिंग करनी है मैथ की। तो 2009 से हमने ग्रेजुएशन पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। और ग्रेजुएशन में हमने तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए, फिजिक्स केमिस्ट्री जी बिल्कुल। और जब मैंने पहला बैच BSc फर्स्ट ईयर का निकाला, तो लगभग हमारे पास 23 या 24 बच्चे थे उस समय। 30 और 24 बच्चों में लगभग अधिकतर सभी क्वालिफाइड हुए। और फिर 2010 आया तो हमारे BSc के 2 बैच हो गए, एक फर्स्ट ईयर का, एक सेकंड ईयर का। तो 2011 से हमारे तीनों बैच BSc के जी बिल्कुल। वो अभी तक लगातार हमारा हाई स्कूल 11 12 BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। और गर्मियों में हम करते क्या है कि जैसे बच्चे एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक हो गया, तो पॉलिटेक्निक बच्चों को तैयारी कराते हैं। कोई बच्चा आ गया, जैसे उसके पास कम समय है, एयरफोर्स नेवी का फॉर्म उसने अप्लाई किया, वो चाहता कि सर आप हमें सपोर्ट चाहिए, उसको भी बच्चों को सपोर्ट। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई गरीब छात्र आपके पास आया हो और उसने आपसे कहा भैया सर हमें पढ़ना है और मेरे पास ये मजबूरी है और मुझे सर आप हैंडल कीजिए, क्या ऐसा भी कभी हुआ? जी पांडे जी, हम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिसको हमने फ्री में 1 साल नहीं दी, 3 साल पढ़ाया। 3 साल। और उनके पास यदि बुक की भी व्यवस्था नहीं थी तो हमारे पास प्रकाशन वगैरह आया करते हैं और फ्री में बुक हमको स्पेसिमेन प्रोवाइड करते हैं, तो हम उन बच्चों को मुफ्त में देते थे जी बिल्कुल। और भी जो उनकी मदद होती थी हम उनकी करते थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमने उनको फ्री में मुफ्त किया है। अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुफ्त में नहीं है, परंतु उनका कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं कि सर यदि आपकी 1000 रुपए फीस है तो सर आप हमसे 600 रुपए ले लो। बट हम ऐसा तभी करते हैं जब हम उनके पिताजी से बात करते हैं। यदि उनके पिताजी ऐसा करते हैं तो उनकी 50% फीस माफ कर देते हैं जी बिल्कुल। और इसके अलावा आप जैसा कि मुझे पता चला कि कम से कम लगभग अभी 10 हज़ार के आसपास स्टूडेंट्स आपसे शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, तो उनमें बहुत से विद्यार्थी का सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स नेवी की अगर आप बात करें, तो उन विद्यार्थियों के लिए आपका क्या कहना है? किस प्रकार से आप उन्हें याद करते हैं? क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? उनको तो हम आए दिन याद करते हैं। हाँ। जैसे जो हमारा रनिंग बैच होता है, हाँ। बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया जाता है। और बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए पुराने बच्चों को जरूर याद करते हैं। हम उनके बारे में बताते हैं कि ये हमारे विद्यार्थी थे, ये यहाँ पर हैं, ये हमारे विद्यार्थी है, ये इसमें इनका सिलेक्शन हुआ है, तो बच्चों का उत्साह बढ़ता है। और बच्चे फिर हमसे कहते हैं कि सर इन बच्चों को, इन भाइयों को हमको आप मिलाइए जी बिल्कुल। तो जब बच्चे छुट्टी में आते हैं तो उनके संपर्क में रहते हैं, फिर उनको हम बुला के उनको सामना कराते हैं और वो बताते भी है हमारे भी बारे में, अपने भी बारे में, हम इस मुकाम पर कैसे पहुंचे जी बिल्कुल। आज योगेश त्रिपाठी जी जिस जगह पर हैं, बहुत सम्मानित चेहरा है, बहुत इनके बारे में बताने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। क्या कभी ऐसा भी समय था जब बताने की आवश्यकता पड़ती थी? स्ट्रगल का टाइम वो किस प्रकार आपने बिताया?
देखो पांडे जी, स्ट्रगल तो हर एक क्षेत्र में है। हाँ। और जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मैंने ये नहीं सोचा था कि हमें इतने वर्ष तक हमें कोचिंग पढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बट जब हमने कोचिंग का सिलसिला स्टार्ट किया तो इस क्षेत्र में जी सम्मान बहुत है। अब जैसे एक बार विचार आया कि अब हम भी जा रहे हैं तैयारी करने, कोचिंग का सिलसिला छोड़ देंगे। तो बच्चे आए, सर नहीं आप हमें पढ़ाइए, क्या आप घर में भी रह के तैयारी कर सकते हैं? कहा ठीक है। फिर ये सिलसिला अभी तक चलता ही रहा जी, लगातार। हम बच्चों के ही बीच में हैं और बच्चों को हम 100% रिजल्ट देते हैं जी। देखो हमारे पढ़ाने का जो जी तरीका है, जैसे पहले एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों हम एक दिन में नहीं लेते हैं। जैसे यदि मैथ कंपलसरी पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम हफ्ते वन वीक। जैसे कोई लेसन हमने स्टार्ट किया, वो लेसन फिनिश होता है, जैसे फिजिक्स का लेसन हम तैयार कर रहे हैं, अब फिजिक्स का लेसन का फिनिश होता है, तब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और मैथ कंटिन्यूअस। और पढ़ाने का जो तरीका है, जैसे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, हम न्यूमेरिकल्स 100% देते हैं, 100%। और न्यूमेरिकल्स देने का जो तरीका है, देखो हमारे यूपी बोर्ड में विभिन्न प्रकार के राइटर्स हैं, एक राइटर्स नहीं है, विभिन्न प्रकार के राइटर्स हैं। और हमारे ऊंचाहार ब्लॉक में बहुत सारे इंटर कॉलेज भी खुले हुए हैं। बिल्कुल। हर एक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के राइटर्स की बुकें संचालित की जाती हैं। जी बिल्कुल। अब हमारे पास बच्चे हर विद्यालय के होते हैं, जैसे आपका SBM हो गया, नारायण हो गया, आर्था सरस्वती हो गया, मरियानी बालिका, और बहुत सारे विद्यालय छोटे छोटे, सौया धनी हो गया। जी बिल्कुल। तो हम ये देखते हैं कि हर एक विद्यालय में एक ही राइटर की बुकें नहीं संचालित। तो यदि मैं एक ही राइटर से पढ़ाऊंगा, मैंने कह दिया कि कोई लेसन मैंने स्टार्ट किया कि फिजिक्स का दूसरा क्वेश्चन कर लो, अतः जिसके पास तो बुक है वो दूसरा क्वेश्चन तो जानता है, और जिनके पास बुक नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन क्या जानता है? सही तो बात। इसीलिए हम क्या करते हैं, राइटर्स कोई भी हो, हम पहले क्वेश्चन को लिखाते हैं, फिर उसके बाद। जी बिल्कुल। गुरु और सड़क एक बराबर बताए गए हैं, वो उसी स्थान पर रहते हैं लेकिन अपने मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? देखो आज का जो बच्चा है, विद्यार्थी है, वो अपने कैरियर को लेकर बहुत सतर्क है। उनको आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने लक्ष्य को पहले से ही निर्धारित करके बैठे। जी बिल्कुल। पहले से निर्धारित कर लेते हैं, और जब वो 11th और 12th की श्रेणी में आते हैं तो बहुत बेतोड़ मेहनत करते हैं। और आज के जो युवाओं का एम है वो डिफेंस का ज्यादा है। वो नेवी एयर फोर्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जो रनिंग मैथ का स्टूडेंट 12th का है, तो उसका एक सपना होता है कि मैं एयर फोर्स, नेवी और NDA में अपना सिलेक्शन लूं। जी बिल्कुल। जैसा कि अभी मुझे पता चला आपके द्वारा पढ़ाए गए कई छात्र सरकारी विभाग में चयनित हैं, क्या आपने भी कभी सरकारी विभाग के लिए प्रयत्न किया था? हाँ पांडे जी, हमने कई बार किया। जैसे सबसे पहले हमने एक रेलवे ESM का पेपर हमने दिया था, उसमें प्री हुआ था, मेंस नहीं हुआ था, और वो पेपर रद्द कर दिया गया। फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग जो हमारी थी वो CRPF की भर्ती से थी। जब 12th हमने क्वालिफाइड किया तो वर्ष 2005 था, 2005 या 2006 था। तो आपके रायबरेली का लेटर भर्ती थी रायबरेली में, तो उस समय हम बहुत दुबले भी थे। तो पहले वहाँ पर फिजिकल फिटनेस देखी जाती थी, तो हमारा सीना नापा गया, तो हम लेसिन चेस्ट थे। उसने कह दिया कि आप क्वालिफाइड नहीं है क्योंकि आपका चेस्ट कम है। ये हमारी पहली भर्ती थी। फिर दूसरी भर्ती हम देखे थे, प्रतापगढ़ में खुली भर्ती देखे थे आर्मी की। भाई हमारी लंबाई अच्छी थी, हमारा रुझान था कि हम भी देश की सेवा करें। बिल्कुल। तो जब वहाँ खुली भर्ती में गए तो मैं रनिंग नहीं क्वालिफाइड हो पाई, क्योंकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। फिर उसके बाद हमने भर्तियों का सिलसिला छोड़ दिया। फिर हमने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद हमने MSc किया, और MSc के बाद हमारा ये एम था कि हम PGT क्वालिफाइड करके लेक्चरर पोस्ट करेंगे, बट ऐसा भी हो नहीं पाया। और जबकि हम प्रयास में हैं कि हमारा 2025 तक सिलेक्शन हो जाए। हम अपनी तैयारी में कार्य। जी बिल्कुल। क्या आपकी कभी प्रतिद्वंदिता रही थी श्रीमान आदित्य सिंह जी से? आदित्य सिंह जी
जी, मैथ टीचर जो बब्बा के नाम से मशहूर है। अरे वो सर और हम जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो एक ही बिल्डिंग में हम दोनों लोग पढ़ाते थे। जी बिल्कुल। वो तो बहुत वरिष्ठ टीचर है, बहुत महान टीचर है। मैथमेटिक्स उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, फिजिक्स भी उनकी बहुत अच्छी थी। जी बिल्कुल। और विद्यार्थियों को बहुत प्रिय टीचर है, बहुत प्रिय टीचर हैं। अभी पढ़ा रहे हैं सर, क्योंकि जब हम सर से हमारी पहली मुलाकात हुई, लगता है सर 50 साल के बाद। तो सर से हमारी मुलाकात हुई, हमने सर को बताया कि सर हम भी यहीं पढ़ाएंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप यहाँ नहीं पढ़ाइए, उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन भी किया कि बहुत अच्छा बेटा आप पढ़ाइए यहाँ पर। और हम सर के साथ लगभग 5 साल पढ़ाए। सर ऊपर पढ़ाते थे, हम नीचे पढ़ाते थे। जी बिल्कुल। सर ने हमारा सपोर्ट किया। जी बिल्कुल। और वो अपने बच्चों को बताते भी थे कि देखो ये भी 12th क्वालिफाइड करके आए हैं और 12th वाले बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं। और यदि हम ऊंचा हार नहीं आ पाते, नहीं पहुंच पाते, तो आप सबका सहारा देंगे। जी बिल्कुल। बाबूगंज के एक टीचर हैं श्रीमान चित्रस पांडे जी, उनको लोग सुमित के नाम से जानते हैं, सुमित पांडे जी। उनका एक कथन था कि श्रीमान योगेश त्रिपाठी जी बाबूगंज में ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं, मैथ और फिजिक्स। क्या यह बात सत्य है? हाँ, पांडे जी से हमारी बात हुई थी। एक बार मुलाकात हुई तो पांडे जी ने कहा कि सर, वो भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं इस समय, बोले सर हम तैयारी करने के लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर आके कोचिंग पढ़ाइए। तो थोड़ा समय का बोध है और समय की बोध की वजह से भी प्लान कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है प्लान हो जाएगा तो हम आपके बाबूगंज में एक बैच जरूर पढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। ये जो बैच स्टार्ट होगा, ये लगभग कब से स्टार्ट होगा? देखो, अभी जो हमारी संस्था यहाँ डायमंड कोचिंग सेंटर ऊंचाहार में, हमने 12th का बैच स्टार्ट कर दिया है। ये 10 मार्च से हमने स्टार्ट किया। जी बिल्कुल। ये रनिंग में है अभी। जी बिल्कुल। इसका जो टाइमिंग है 3:30 से 6। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि डायमंड कोचिंग सेंटर आपके कोचिंग का नाम है, तो क्या वजह रही कि डायमंड कोचिंग सेंटर ही आपके कोचिंग का नाम है? ये इसके पीछे का राज? जी पांडे जी, आपने बहुत बड़ा सवाल किया। ऐसा हमारे बच्चे भी हमसे पूछते हैं कि सर आपने क्या सोचकर इसका नाम डायमंड कोचिंग सेंटर रखा? देखो, हमने आपको पहले भी बताया अभी कि जब हम कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किए एनटीपीसी ज्वाला देवी रोड पर, तो वहाँ पर एक डायमंड पब्लिक स्कूल नाम का एक विद्यालय 1 to 5 का विद्यालय था। और उसके संचालक थे संजय चौधरी जी। तो हमने संजय चौधरी जी से बात किया था कि सर हम आपके यहाँ पढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे एक बात कहा कि यदि विद्यालय हमारा बंद हो जाता है, छुट्टी के बाद आप पढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैंने पहला सत्र वहाँ पढ़ाया, तो जो हमारे विद्यार्थी थे उनसे कोई पूछता था कि आप कहाँ पढ़ने जाते हैं, तो उस समय हमारी कोचिंग का कोई नाम नहीं था। तो उस विद्यालय का नाम था डायमंड पब्लिक स्कूल। तो बच्चे बोलने लगे हम डायमंड कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, डायमंड कोचिंग में पढ़ने जाते हैं। तो जो हमारा नाम फेमस कर दिया डायमंड कोचिंग से, जब हम वहां से 2011 उस प्लेस को छोड़े और ऊंचाहार आए 2010 में, 2010 या 11 में, तो जब मुझे बैनर वगैरह बनवाना हुआ, तो हमने सोचा कि भाई बच्चों ने तो हमें डायमंड से कुछ कर रखा है, बिल्कुल, तो हम अपनी संस्था का नाम अब डायमंड ही रखते हैं। जी बिल्कुल। जैसे देखिए, जो विद्यार्थी 9th में रहते हैं वो लोग और जो 11th में रहते हैं वो लोग बहुत सुस्त रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जब हम 10th में जाएंगे, जब हम इंटरमीडिएट में जाएंगे, तब हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में आप उन विद्यार्थियों को क्या सलाह देंगे कि वे किस प्रकार से 9th और 11th में ही अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लें? देखो, आज का जो विद्यार्थी है, वो जितनी मेहनत 10th में करता है, उतनी मेहनत 9th में नहीं करता है। ये बहुत गलत है। बच्चे को जैसे जितनी मेहनत उसको 10th में करनी चाहिए, उतनी उसको मेहनत 9th से करके आनी चाहिए। जी बिल्कुल। यदि बच्चों का बेस अच्छा नहीं होगा, तो उसको 10th क्वालिफाइड करने के बाद 11th में बहुत बड़ी समस्या है। देखो, हम तो पढ़ाई के दौरान, बच्चों को पढ़ाने के दौरान ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं कि जिनका कैलकुलेशन ही बहुत वीक होता है और वो मैथ के स्टूडेंट होते हैं। अब कुछ तो ऐसे बच्चे आ जाते हैं कभी कभी कि उनका जो पक्षांतर ट्रांसफर करते हैं, वो भी गलत करते हैं। कारण उनका ये क्या है कि उन्होंने 9th 10th अच्छे से मेहनत नहीं की। जी बिल्कुल। और मैथ में उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करते हैं। अब हम अधिकतर ये देखते हैं कि बच्चा जब 10th पास करके 11th में जाता है, तो 11th में कहता है कि
11th बोर्ड होना नहीं है, 12th में बोर्ड होना है, तो 11th में इतनी मेहनत करने से क्या फायदा है? क्या फायदा है? क्या कोचिंग पढ़ने जाते हो आप? कोचिंग में कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। वही बच्चे जब 12th में आते हैं उनको पछतावा होता है कि हम किसी भी कोचिंग को क्यों नहीं ज्वाइन किए। क्योंकि जो एयर फोर्स और नेवी का फैक्टर है वो 11th और 12th से बिलोंग करता है। बिल्कुल। उसका जो पूरा मटेरियल है वो 11th और 12th से। अब बच्चा 12th में बहुत भी मेहनत कर ले और 11th था उसने मेहनत नहीं किया है तो उसको एयरफोर्स और नेवी या अन्य एंट्रेंस एग्जाम साइंस का बीट करना बहुत कठिन होता है। जी बिल्कुल। फिर उसे बहुत पछतावा होता है कि मैंने 11th। जी बिल्कुल। पढ़ाते वक्त आपका नजरिया किस प्रकार का रहता है? कहने का मतलब है आप बच्चे को डराने के लिए मोटिवेट करते हैं या उसको डांटते हैं या उसको दंडित करते हैं? और आपका क्या मानना है इस विषय में, जब आप बच्चे को दंडित करते हैं और उसको बुरा लगता है तो एक वो डायलॉग मुझे याद आता हुआ, आप उसको सही बताइएगा कि जिस घड़े को बहुत ज्यादा पीटा नहीं जाता वो अच्छे से मजबूत नहीं हो पाता। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखो पांडे जी, आपने सही बात कही। हाँ। देखो, पढ़ाई के दौरान बच्चों को दंडित करना और डांटना बहुत कंपलसरी है। जैसे आपको उदाहरण दें कि यदि बच्चा बिगड़ने लगता है तो उसके माँ बाप उसको डांटते हैं, आप सही रास्ते में चलिए। तो ऐसे ही जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के दौरान जब दूसरे दिन बच्चे आते हैं तो उनसे कुछ पूछते हैं। पूछने के दौरान हम उनको डांटते भी हैं, डांटने के बाद उनको दंडित भी करते हैं और उनको ये भी कहते हैं कि यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो हम आपको अपनी संस्था से निकाल देंगे। जी बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ तो डर बच्चों के प्रति जरूरी है। जी बिल्कुल। और हम ये देखते हैं कि बाहर जो है थोड़ा हम सख्त है अपनी कोचिंग में, बच्चों को दंडित भी करते हैं, डांटते भी हैं और ये भी कहते हैं कि आप नहीं पढ़ेंगे तो हम बहुत ज्यादा आपको पीटेंगे भी। ऐसी रुचियां जब बाहर से बच्चे आते हैं, नया सिलेक्शन होता है तो बच्चे हमसे सबसे पहले यही पूछते हैं कि सर आप मारते हो? तो हम बच्चों से कहते हैं बेटा मारते नहीं है, हम आपको केवल मोटिवेट करते हैं। जी बिल्कुल। हम आपको ये समझ लो एक डर बना रहे हैं पढ़ने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि मदारी जब बंदर बंदरिया नचाने जाता है तो बंदर और बंदरिया ऐसे थोड़ी नाचते हैं। नहीं बिल्कुल। जब तक उसको डंडा नहीं दिखाया जाता है। जी बिल्कुल। तो बस वैसे ही बच्चे जब तक इनके अंदर आप डर नहीं लाएंगे तब तक ये बच्चे पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे। पानी जी बिल्कुल। भय बिन होए न प्रीति, यही मुझे याद आता हुआ। और एक और चीज याद आता हुआ अभी इस जगह कि जब घुड़सवारी का खेल होता है, जब उसमें जो बैठा होता है घोड़े पर, वो जब अपने घोड़े को डंडे मारता है, चक्की मारता है या दंडित करता है तो वो इसलिए करता है ताकि मेरा घोड़ा पहले नंबर पे आए। हाँ, मेरा घोड़ा पहले नंबर पे आए, तो इसीलिए आप उसको जो है दंडित करते हैं ताकि मेरा जो विद्यार्थी है वो अच्छा बने, पहले नंबर पर आए। और इसके अलावा सर देखिए, आप जब बैच स्टार्ट करते हैं, सभी बैचों में ऐसा होता है कि कुछ कमजोर विद्यार्थी रहते हैं, कुछ बुद्धिमान विद्यार्थी रहते हैं, तो उसमें आप किस प्रकार से तालमेल बिठाते हैं, संयोजन बिठाते हैं, जो एडजस्टमेंट है किस प्रकार से आप करते हैं? देखो पंडित जी, जब हम क्लास को संचालित करते हैं तो हम 10 दिन या 15 दिन, जैसे 12th का मैंने कोई बैच स्टार्ट किया, 10 और 15 दिन हम करते क्या है, हम उसको बेस पढ़ाते हैं। बेस में कैसे? उसकी 9th की चीजें, 12th की चीजें, और 10th की चीजें और 11th की चीजें, हम उसका बेस लेकर। अब बेस कैसे? जैसे मैंने पहले केमिस्ट्री का बेस दिया, फिजिक्स का बेस दिया और फिर मैथ का बेस दिया। उस दौरान हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बच्चा कितना वीक। और पढ़ाई के दौरान हम बच्चों के बीच में जाते हैं अपनी क्लास में, जो बच्चे पता कर लेते हैं कि बच्चे थोड़ा सा कमजोर हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी सीट के बगल में हम बैठते हैं और उनकी समस्याओं को हम उनसे पूछते हैं और फिर उन्हें हम उन्हीं की कॉपियों में बताते हैं। ऐसा हम कमजोर बच्चों के साथ है। जी बिल्कुल। और कमजोर बच्चों के लिए हम संडे क्लास संडे क्लास, और संडे हम उन्हीं बच्चों को बुलाते हैं जो एक हफ्ते के दौरान जो हमने पढ़ाया वो अच्छे से उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अच्छे से उनको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया। उन बच्चों के लिए संडे हम 1.5 घंटे की क्लास